दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में सुना है जो 41,000 करोड़ वैल्यूएशन से 5900 करोड़ वैल्यूएशन तक गिर गया हो, लेकिन फिर भी आईपीओ लाने की तैयारी में हो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एपीआई होल्डिंग्स, जिसका सबसे बड़ा ब्रांड है फार्मेसी, इंडिया के टॉप डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का। इस जर्नी में ड्रामा है, वैल्यूएशन का तूफान है, डेट का प्रेशर है और एक बड़ी कमबैक स्टोरी भी है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि प्री आईपीओ शेयर में इन्वेस्ट करने का सही टाइम कब है, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ फार्मेसी की, फार्मेसी का राइज कैसे हुआ। तो दोस्तों स्टार्टिंग होती है 2015 में, जहां हुई शुरुआत फार्मेसी की, एक छोटी सी ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप जो सिर्फ मेडिसिन डिलीवर करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी बन गई इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, जिसमें आज डायग्नोस्टिक, टेली कंसल्टेशन, ई फार्मेसी, डिलीवरी ऑफ हेल्थ डिवाइस सब कुछ शामिल है। 2021 में बूम आया। फार्मेसी ने थायरोकेयर जैसे डायग्नोस्टिक जाइंट को एक्वायर किया 4500 करोड़ रुपए में, और उसी साल इनकी वैल्यूएशन पहुंच गई $5.6 बिलियन तक, यानी अप्रोक्सीमेटली 41,000 करोड़ तक। इन्वेस्टर्स पागल हो गए और एक बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे टेमासेक, प्रोसेस, टीपीजी, एडीक्यू सब ने पैसा लगाया। और फिर कंपनी ने दोस्तों अपना आईपीओ के लिए डीआरएचपी भी फाइल कर दिया सेबी के पास नवंबर 2021 में, जिसमें आप ये देख सकते हैं। इसमें कहा गया तो दोस्तों ये 6,250 करोड़ रुपए का ये टोटल इशू साइज होना था, जिसमें ये भी कहा गया कि हम 1,250 करोड़ रुपए प्री आईपीओ शेयर्स के थ्रू भी जुटा सकते हैं, और फिर शेयर्स को ऑफर करने की कैटेगरी जो रखी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल को 75% देंगे कम से कम, यानी कि म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनको मिनिमम 75 शेयर ऑफर करेंगे आईपीओ में। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी एचएनआई कैटेगरी के जो क्लाइंट्स हैं उनको 15% मैक्सिमम, और रिटेल इंडिविजुअल को मैक्सिमम 10% का कोटा देंगे। और ये आईपीओ डीआरएचपी फाइल किया था सेबी के पास नवंबर 2021 में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर अभी तक इनके फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो ये एक वेबसाइट है टिकर करके, हम इसका रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि एपीआई होल्डिंग्स ने अपना इशू साइज यहाँ पर 6,250 करोड़ रुपए दिखा रहा है। ये नवंबर 2021 की बात है, फाइल किया था, यहाँ से आप ये देख भी सकते हैं। अगर इनकी देखिए बैलेंस शीट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अभी क्या क्या चीजें पहले थी और क्या क्या बदला है, अगर इसको देखने की कोशिश करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, देखिए नेट सेल्स मार्च 2020 में 676 करोड़ थी, हालांकि वो मार्च 2021 में घटकर 50 करोड़ हो गई। आपको रीजन पता ही है, बीच में कोविड का टाइम था और इसी ड्यूरेशन के आसपास ये अपना आईपीओ लेकर आए थे। उसके बाद अगर देखेंगे तो अगले साल नेट सेल्स में जबरदस्त इंक्रीमेंट आया, मार्च 2023 में उसी के आसपास रहे और फिर मार्च 2024 में कम हो गया। उसका कारण क्या था दोस्तों, क्योंकि जो टोटल खर्चे थे मार्च 2021 वाले ईयर में अगर देखें तो 142 करोड़ के खर्चे थे। मार्च 2022 में इन्होंने खर्चे बढ़ाकर, चाहे मार्केटिंग एक्सपेंस हो या बाकी सारी चीज़ें हो, 1800 करोड़ के आसपास कर दिया, जिसकी वजह से सेल्स में इंक्रीमेंट आया। और कंटिन्यूसली फिर देखें तो यहाँ तक मार्च 2023 तक तो बढ़ा, लेकिन मार्च 2023 में कुछ इवेंट हुए जो मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से अगेन फिर ये नीचे चले गए और उन्होंने कट डाउन भी किया। यहाँ पर आप देखिए मार्च 2023 में अगर खर्चे टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे हो गए 1772 करोड़ थे, जिसको मार्च 2024 में घटाकर इन्होंने अगले साल कर दिए 936 करोड़। तो खर्चे कम हुए तो ऑब्वियसली बात है सेल्स भी कम होगी, क्योंकि कम एफर्ट फिर लगेगा। ऐसे ही अगर मेन अगर बात करें दोस्तों इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जहां कंपनी देखिए मार्च में हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रही है दोस्तों। मार्च 2020 में अगर बात करें 298 करोड़ का लॉस था, वही मार्च 2021 में आते आते क्योंकि ऑपरेशंस बंद हो गए थे, बाकी सारी चीजें बंद हो गई थी, तो लॉस कम हुए, 80 करोड़ के आसपास के लॉसेस बचे। लेकिन मार्च 2020 में अगर इन्होंने एफर्ट लगाया तो लॉसेस भी बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज करी, यानी कर्जा बढ़ता गया इन पर। 5,231 करोड़ का नेट लॉस था मार्च 2022 में, जो मार्च 2023 में अगर देखें अगले साल देखें तो 5,370 करोड़ था। हालांकि दोस्तों 2024 में इन्होंने अपने कर्जे को थोड़ा कम किया और लॉसेस को भी कम किया, जिससे नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो जहां पिछले साल मार्च 2023 में ये अगर लॉस देखेंगे 5,370 करोड़ का था, उसको ऑलमोस्ट 50% लॉस इन्होंने कम किया, जो अच्छी बात है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से ऐसा हुआ है। तो ये बैलेंस शीट है, तो अभी आप देख सकते हैं। और प्री आईपीओ शेयर्स भी दोस्तों उस टाइम पर बिके थे, अगर जब आईपीओ राउंड आया था तो मैंने खुद देखा है कि 145 रुपए के आसपास प्री आईपीओ शेयर्स बेचे गए थे। और अभी करंट की बात करें तो ये बिल्कुल एक पेनी स्टॉक्स दोस्तों, पेनी स्टॉक की प्राइस रेंज में आ चुका है, लगभग 10 रुपए के आसपास आपको प्री आईपीओ शेयर्स अभी आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 24 जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो इसकी रेंज करीब 10 रुपए के आसपास है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना चाहते हैं इसके तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए उस पर, तो हम आपको पूरी प्रोसेस भी बताएंगे और प्राइस
प्राइस क्या है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गई इसकी फाइनेंशियल्स जर्नी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हो गई द राइज ऑफ फार्मेसी। अब बात आती है फॉल की, यानी कि अगर आप देखें जो प्री आईपीओ में जो शेयर लगभग 150 रुपीज के आसपास थे वो आखिर 10 रुपये पे कैसे आ गए और कैसे ये वैल्यूएशन क्रैश कर गई। तो अगर बात करें दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि हर रॉकेट के पीछे एक ड्रैग फोर्स होता है जो उसको पीछे खींचने का काम करता है, और फार्मेसी के लिए वो था डेट यानी कि कर्जा। कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स से ह्यूज लोन लिया था, लेकिन जून 2023 में वो डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद जेनस हेंडरसन ने वैल्यूएशन 50% कट कर दी, न्यूबर्गर बर्मन ने 21% का हेयर कट लगाया, और फाइनली जब न्यू फंडिंग राउंड हुआ तो वैल्यूएशन घटकर सिर्फ $710 मिलियन रह गई, यानी 90% की गिरावट फ्रॉम पीक। तो जब वैल्यूएशन में गिरावट होगी तो ऑब्वियसली दोस्तों शेयर की प्री आईपीओ हो चाहे स्टॉक की प्राइस हो, वहां पर आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। और यही वजह है मेन कि आपको 100-150 रुपए वाला शेयर लगभग 10 रुपए के आसपास अब प्री आईपीओ में बिक रहा है। इसके बावजूद MEMG रंजन पाई ने 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और बाकी इन्वेस्टर जैसे टेमासेक प्रोसेस ने भी पैसे डाले, लेकिन वैल्यूएशन अभी तक की सबसे कम वैल्यूएशन थी। दोस्तों आगे बढ़ें उसके पहले एक डिस्क्लेमर है, स्टॉक मार्केट और अनलिस्टेड शेयर में निवेश रिस्की हो सकता है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। अब बात करते हैं द टर्न अराउंड की। आखिर अब ऐसा क्या हो रहा है जो कि खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि फार्मेसी अपना आईपीओ दोबारा लेकर आए। तो जब सबको लग रहा था कि ये कंपनी डूब रही है, फार्मेसी ने साइलेंटली एक मास्टर स्ट्रोक खेला। कंपनी ने 2023 में 3500 करोड़ रुपए रेस किए डेट रीपे करने के लिए, बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर किया, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी एम्प्लॉय पर जो खर्चा हो रहा था वो 1283 करोड़ रुपए से घटाकर 699 करोड़ रुपए कर दिया। टोटल खर्चा जो कंपनी पर 8,974 करोड़ रुपए हो रहा था उसको घटाकर 7,255 करोड़ तक ले आए। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों? इससे फायदा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू थोड़ा गिर गया, 6,644 करोड़ से 5,664 करोड़ जरूर हो गया, लेकिन नेट लॉस हाफ हो गया, 5,212 करोड़ से घटकर 2,533 करोड़। लॉस कंट्रोल में आने लगे हैं। धीरे धीरे कंपनी अब और फोकस कर रही है और धीरे धीरे पॉसिबिलिटी है कि ये लॉसेस और कम होते चले जाएं, और फिर कंपनी का फोकस है सस्टेनेबल ग्रोथ पर, कैश फ्लो पॉजिटिव बनाने पर और आईपीओ वापस लाने पर दोस्तों। तो आईपीओ की वापसी की प्लानिंग की बात करें तो फार्मेसी अब वापस आईपीओ लाने की प्लान कर रही है। आप ये आर्टिकल चेक ही कर सकते हैं जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2025 में बोर्ड मीटिंग हो सकती है। हालांकि इस मीटिंग की खबरें बाहर अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी आईपीओ स्ट्रेटजी डिस्कस करेगी। इसमें क्या क्या हो सकता है? थायरोकेयर के साथ रिवर्स मर्जर, और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीतने का ये स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि जब लिस्टिंग होगी तो फार्मेसी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी का हिस्सा बन जाएगी, जो कि स्मार्ट चॉइस होगी। वहीं पर दोस्तों को फाउंडर्स धवल शाह, धर्मिल सेठ और हार्दिक डेढ़िया ने ऑपरेशनल रोल से स्टेप डाउन कर दिया है ताकि कंपनी प्रोफेशनली रन हो। सिद्धार्थ शाह अब भी एपीआई होल्डिंग्स के सीईओ हैं और राहुल गुहा हैंडल कर रहे हैं थायरोकेयर प्लस फार्मेसी के ऑपरेशंस। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वापस आईपीओ के लिए गर्म हो चुका है, चाहे ओयो की बात करें या बोट की। बहुत सारे ऐसे आईपीओ प्लांट हैं जो कि ये कोशिश कर रहे हैं आईपीओ लाने की। अगर आप इन सब के दोस्तों प्री आईपीओ शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इनको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे प्री आईपीओ शेयर्स खरीदने में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, प्री आईपीओ शेयर रिस्की भी हो सकते हैं, तो अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ये करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। फार्मेसी भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो हो रहा है। टाटा 1mg, अपोलो 24/7, फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे राइवल्स एक्टिव हैं, लेकिन फार्मेसी का स्विगी इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप, थायरोकेयर का नेटवर्क और नेशन वाइड डिलीवरी सिस्टम उसे एज देते हैं दोस्तों। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सही वक्त है फार्मेसी के प्री आईपीओ शेयर्स लेने का? तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑल टाइम लो है, कंपनी ने लॉसेस को कंट्रोल किया है, आईपीओ वापस लाने की तैयारी चल रही है, स्ट्रेटजी क्लियर है, ग्रो सस्टेनेबली, रिड्यूस कैश बर्न एंड मर्ज स्मार्टली। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको एक डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर में विश्वास है तो ये एंट्री पॉइंट अट्रैक्टिव आपको लग सकता है। हालांकि दोस्तों याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। प्री आईपीओ शेयर्स में लिक्विडिटी और रिस्क दोनों ज्यादा होते हैं दोस्तों। एपीआई होल्डिंग्स यानी फार्मेसी की कहानी एक क्लासिकल इंडियन स्टार्टअप स्टोरी है जिसमें हाई ग्रोथ, फॉल, डेट और अब रिकवरी सब कुछ शामिल है। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आप आईपीओ के लिए एक्साइटेड हो, और अगर आप प्री आईपीओ शेयर्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।